सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा ग्रेविटेशन का सेक्शन बी एक्सरसाइज नंबर बी है। ये थोड़ा सा हायर लेवल है, वहाँ से थोड़ा सा लेवल अप है स्लाइटली, और यहाँ पे आपको और बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी न्यूमेरिकल्स की। और इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू इट, बट अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ सो देन ये आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि आप ये एक्सरसाइज करें सो दैट आपके कंसेप्ट और भी स्ट्रोंग हो। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड एज यूजुअल अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप जाके डिमांड कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर जाके, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो यहाँ पे बॉडी गिवन है, लेट मी स्लाइटली एडजस्ट इट मोर। Okay, I think it's fine. So a body of mass 1 kg placed at a distance of 2 meter from another body of mass 10 kg. So ये 1 kg की बॉडी है कोई, ये अभी भी शायद थोड़ा बड़ा है। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है 10 kg, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है कितना, ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 2 मीटर। तो अभी ये बताना है कि कहीं पे हमें कहाँ से जो 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है इससे हमें क्या रखना है, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट रखना है सो दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg इज 0। कि हमें 5 kg का ऑब्जेक्ट कहीं पे रखना है, हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। तो अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स एक्टिंग। जिस ऑब्जेक्ट की वजह से वो लग रहा है उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर हम 1 kg वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, 10 kg की वजह से लग रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी 10 kg की तरफ, मीन्स ये डायरेक्शन हो जाएगी, मीन्स ये फोर्स की डायरेक्शन है। और ये फोर्स ऑन क्या है, 1 kg बॉडी बाय 10 kg बॉडी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और वे में लिखते हैं, हम नेमिंग करते हैं कि जो ये है इसको हम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स ऑन ए बाय बी। अब अगर आपको इस फोर्स को कैंसिल करना है तो आपको कोई फोर्स को कैसे लगाना पड़ेगा, आपका लगाया हुआ फोर्स ऐसे होना चाहिए सो दैट ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए और एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो जो 5 kg है वो आपको कहीं यहाँ पे रखना होगा, इसको हम बोल देते हैं सी, तो ये हो जाता है 5 kg। और जो ये डिस्टेंस होगा इसको हम सपोज करते हैं x, कि जो ये डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया x। ओके,
तो अब हम, और ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑन ए बाय सी। तो मैथमेटिकली एज पर गिवन सिचुएशन नेट फोर्स ऑन ए इज जीरो। ए पे नेट फोर्स जीरो है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, फोर्स ऑन ए बाय सी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए बाय बी। तो हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों की इक्वेट कर देते हैं और आपका आंसर मिल जाएगा। सो देखिए, पहले हम एफ ए सी कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी एज इट इज रहेगा, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे अभी, अभी हम सिर्फ वैल्यूज लिख के उनको छोड़ देंगे। m1 5, m2 1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 5g बाय एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली ए बी निकालते हैं, तो जो ए बी होगा वो होगा जी, ए बी के केस में ये दोनों आएंगे, एक वजन, एक वेट 1 है, दूसरा 10 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, 2 स्क्वायर। तो ये होगा 10g बाय 2 स्क्वायर 4। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मीन्स 5g बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10g बाय 4। सो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे और ये 2 पे, तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू √2 मीटर, और आप पुट कर सकते हो इज इक्वल टू 1.41 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड में गिवन है ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट 5r अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हाइट गिवन, तो देखिए कैसे है सिचुएशन। सपोज ये है अर्थ, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं सो दैट हम इसकी रेडियस आपको शो कर पाए, और ये है इसका सेंटर। तो जो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ मींस आर, और यहाँ पे कहीं पे सैटेलाइट है, और जो सैटेलाइट की डिस्टेंस गिवन है, हाइट गिवन है। देखिए हाइट हमेशा कहाँ से होती है, सरफेस से होती है। ये सरफेस है, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये सरफेस है, सरफेस से हाइट गिवन है 5r। सो सरफेस से हाइट जो गिवन है वो है 5r। तो ये सेंटर से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5r प्लस r, 6r। सो दिस डिस्टेंस विल बिकम 6r। ओके, ये r है और ये 5r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6r हो गया। यहाँ पे हमारा सैटेलाइट है और ये अर्थ, अर्थ, और ये है सैटेलाइट। ओके, स्पेलिंग आप देख लीजिए, रॉन्ग हो सकती है। सो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये एस टोटल सी पहले वाले सैटेलाइट का। अब गिवन है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए जो पहला वाला सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये क्या है, जियो स्टेशनरी है।
जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है 24 आवर। वाई? बिकॉज आप इसके नेम में देख सकते हो जियो स्टेशनरी मीन्स किसी एक प्लेस के ऊपर ये एज इट इज रहेगा। तो जो कोई भी पॉइंट है अर्थ का वो रोटेशन, एक रोटेशन लेने में 24 आवर्स लगाता है, तो ये सेम सेटेलाइट भी 24 आवर लगाएगा। तो अगर आपको वो याद हो जो हमने केपलर्स के लॉ पढ़े थे, वहाँ पे जो थर्ड लॉ था वो था टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके, ये कोई कांस्टेंट है आर क्यूब। तो पहले वाले सैटेलाइट के लिए 24, और अभी हम आवर्स में चल रहे हैं, का स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स, और ये जो आर है ये टोटल डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 6r क्यूब। ओके, ये पहले वाला सैटेलाइट हो गया। अब बोला गया कि दूसरा सैटेलाइट है उसकी हाइट 2r है, तो कोई एक और सैटेलाइट है, ये सपोज यहाँ पे है, तो उसके लिए डिस्टेंस है 2, उसकी हाइट 2r है, तो जो उसके लिए ये डिस्टेंस है वो 2r है। तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r प्लस r 3r। जैसे इसके लिए r प्लस 5r हो गया था, तो इसके लिए 3r हो जाएगा। तो सिमिलरली उसके लिए कोई टाइम पीरियड होगा t, क्योंकि उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम लिख सकते हैं t2 स्क्वायर इज इक्वल टू के r2 क्यूब। अब t2 की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो एज इट इज रखेंगे k टाइम्स, इसके लिए डिस्टेंस है 2r प्लस r 3r। अब आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें मीन्स 24 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू के 6r क्यूब बाय के 3r क्यूब। ओके, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन बन जाएगा पावर 24 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6r बाय 3r क्यूब। इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब होगा 8। सो 24 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, 24 बाय टी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√2, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 24 बाय 2√2, और इसका लिख सकते हैं आप 12 बाय √2, और फर्दर सोल्व करके आप लिख सकते हैं इसको कैसे, इसको दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई करें अगर आप, 12 बाय √2 तो ये आ जाएगा 6√2 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स था, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 6√2 आवर्स। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले जो केपलर्स के लॉ थे जो हमने स्टार्टिंग में अपनी थ्योरी में करवाए थे उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप सिर्फ थर्ड लॉ का यूज़ करके ही इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, जब भी कोई डिस्टेंस लेना है वो ऑलवेज सेंटर टू सेंटर लेना है, और अर्थ के केस में क्या गिवन होता है, मोस्टली हाइट गिवन होती है, तो उस हाइट में आपको रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हाइट 5r गिवन थी सैटेलाइट की, तो वो हाइट सरफेस से होती है, तो इसमें जो आपने रेडियस ऑफ अर्थ को ऐड किया, ऐसे यहाँ पे दूसरे सैटेलाइट की 2r गिवन थी, तो उसमें आपने रेडियस ऑफ अर्थ को ऐड किया। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज है सिमिलरली गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम सन इज 5.2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड सन। तो हम क्या करते हैं, पहले सन और ये अर्थ और सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये सन है, सो सपोज दिस इज सन, और
यहाँ पे कहीं पे अर्थ की ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये सन के अराउंड होगी अर्थ की ऑर्बिट, और फिर एक ये ऑर्बिट है जुपिटर की, ये हो गई जुपिटर की ऑर्बिट। ओके, सो हम यहाँ पे अर्थ और जुपिटर को ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज जुपिटर। अब ये गिवन है कि जो जुपिटर का डिस्टेंस है वो 5.2 टाइम्स है अर्थ से, अर्थ के डिस्टेंस के कंपैरिजन। तो अगर हम ये डिस्टेंस लें, जैसे कि हमने ये डिस्टेंस लिया सन के सेंटर से, हम बेटर वो लेते हैं कलर, ये सन के सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो अगर ये डिस्टेंस है r, तो ये डिस्टेंस है 5.2 टाइम्स r। ठीक, और हमें अर्थ का टाइम पीरियड पता है, अर्थ का जो टाइम पीरियड है रोटेशन का वो है कितना, 365 डेज, वैसे 360.5 समथिंग होता है, तो अभी हम 365 डेज लेके चलते हैं। तो केपलस का थर्ड लॉ हमें याद है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं दैट टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब ये दोनों के लिए वैलिड होगा और अर्थ जुपिटर के लिए, सो टी अर्थ स्क्वेयर के टाइम्स आर अर्थ क्यूब एंड टी जुपिटर स्क्वेयर इज इक्वल टू के टाइम्स आर जुपिटर क्यूब। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो, सो टी ई स्क्वेयर बाय टी जे स्क्वेयर इज इक्वल टू के टाइम्स आर ई क्यूब बाय के टाइम्स आर जे क्यूब। कॉमन करते हैं पावर को, टी ई बाय टी जे स्क्वेयर, के से के कैंसिल हो जाएगा, आर ई बाय आर जे क्यूब। फर्दर आगे बढ़ते हैं, टी ई की वैल्यू कितनी है, अर्थ के रोटेशन 365, सो ये 365 यहाँ पे आ जाएगा, ये टी जे आएगा, अर्थ की रेडियस डिस्टेंस सन से सपोज आर, और जुपिटर का है 5.2 टाइम्स आर, और यहाँ पे आएगा क्यूब, सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 365 बाय टी जे स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय 5.2 क्यूब। इसको फर्दर कैलकुलेट करने के लिए हम 5.2 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो जब आप 5.2 का क्यूब करोगे मीन्स उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट। तो ये आप कैलकुलेटर में इजीली कर सकते हो। इसकी वैल्यू आती है, ये क्यूब करने के बाद वैल्यू आएगी 1 बाय 140.6, और साथ में इधर हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 365 टाइम्स 365 बाय टी जे स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय 140.6। सो इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो जो टी जे स्क्वेयर की वैल्यू आएगी वो आएगी 365 इंटू 365 इंटू 140.6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका रूट लेते हो, तो जो टी जे की वैल्यू आती है वो आती है 4328.1 डेज, और अगर इसको ईयर में लिखा जाए तो ये आता है 11.85 ईयर्स। सो अप्रोक्सीमेट 12 ईयर्स, मतलब जब जब अर्थ 12 चक्कर लगाती है सन के अराउंड, तब जाके जो जुपिटर है
वो एक रोटेशन अपनी अर्थ सन का रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम उसी के बेसिस पे है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर अर्थ और सन का डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो कितने दिन में एक साल होगा। सो सेम कि अभी तो अर्थ और सन का डिस्टेंस सपोज d है, तो अभी हम उसको क्या कर देते हैं, d/2 कर देते हैं। तो केपलर्स लॉ क्या है, सेम t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ और आप ऐसे लिख सकते हो t² इज इक्वल टू k r³। ओके, सो पहले इसके लिए लेते हैं हम। जब नॉर्मल डिस्टेंस है तो हमारे पास होते हैं 365 डेज। 365 स्क्वायर इज इक्वल टू k d का स्क्वायर। और जब डिस्टेंस d/2 हो जाएगा तो अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हम उसको t एज इट इज रहने देते हैं। t² इज इक्वल टू k d/2 क्यूब। यहाँ से आ जाएगा t² इज इक्वल टू k, ये सॉरी क्यूब आएगा जब, ये हो जाएगा d³/8। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 365 स्क्वायर बाय t² इज इक्वल टू kd³/8। ये 8 ऊपर जाएगा, 365 स्क्वायर बाय t², और ये kd³ से kd³ कैंसिल हो जाएगा और 8 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। सो आप लिख सकते हो दैट t² इज इक्वल टू 365 स्क्वायर बाय 8 और t इज इक्वल टू 365 इंटू 365 बाय 8 होल रूट। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 129.04 डेज। मीन्स जो हमारा साल है वो 129 दिन का रह जाएगा और अर्थ फास्ट रोटेट करने लगेगी। मीन्स जितना आप सोलर सिस्टम के अंदर जाओगे उतना आप फास्ट रोटेट करते हो, जितना आप सोलर सिस्टम से बाहर जाते हो उतना आप स्लोली रोटेट करते हो। और ये हमने उसमें भी पढ़ा था, जो सेकंड लॉ था वो था दैट इज MVR, M1V1R1 इज इक्वल टू M2V2R2। तो वहाँ पे जितना ये R1 कम होगा उतना V1 को ज़्यादा होना पड़ेगा। मीन्स डिस्टेंस और वेलोसिटी यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। हमारे सोलर सिस्टम में वेलोसिटी और सन से डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो डिस्टेंस घटता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी टाइम, अब टाइम दीजिए यहाँ पे, वेलोसिटी नहीं। कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो रेडियस वो है, एक मिनट सॉरी, अगर सन से डिस्टेंस कम हो रहा है तो जो आपका नंबर ऑफ डेज है वो भी कम हो रहे हैं, और सन से अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ रहे हैं। ये रिलेशन है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स का चेंज बताना है कि जब डिस्टेंस उनके बीच का हाफ कर दिया जाए, तो ये हम कर चुके हैं, वो डिस्टेंस अगर हाफ करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रपल, मीन्स हर ऑब्जेक्ट के मास को 4 गुना कर दिया जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं, आपको ये प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। A sphere of mass 25 kg attract another sphere of mass 24 kg with a force of 0.1 milligram weight. If distance between the center of two sphere is 20 centimeter, what is the value of g? अब देखिए, अब तक हम ना जो g की वैल्यू कांस्टेंट लेते थे,
यहाँ पे आपको बोला गया कि जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कुछ नहीं डिफिकल्ट है यहाँ पे। 6 क्वेश्चन, जस्ट सिंपली आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, ग्रेविटेशनल का जो होता है G(m1 m2 बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे m1 गिवन है 25 kg, m2 गिवन है 24 kg, डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो 20/100 मीटर और 1/5 मीटर। ओके, उसके बाद दोनों के बीच का फोर्स भी गिवन है। दोनों के बीच का जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 0.1 मिलीग्राम वेट। सो 0.1 मिलीग्राम मीन्स -3 ग्राम वेट। अब ये ग्राम, इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये फर्दर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वेट है तो इसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम 10 ले लेते हैं, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आएगा 656 10⁻⁻6 न्यूटन। कैसे आया? ये भी 10⁻⁻1 है, ये -3 तो ये टोटल हो गया -7, उसको +1 ऐड हो जाएगा तो -6 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इनको, तो फोर्स की वैल्यू है 10⁻⁻6। जी अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता नहीं है, कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं लेनी। m1 है 25, m2 24 और d है 1/5 और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर होके ऊपर चला जाएगा। तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू g इंटू 25 इंटू 24 इंटू 25। सो जी की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻6 बाय 25 इंटू 25 625 इंटू 24। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर निकालें तो हम करते हैं 1 डिवाइड 625, सॉरी 1 डिवाइड 625, तो ये आता है 0.0616 और इसी को डिवाइड करते हैं 24 से, तो ये हमें देता है हाउ मैनी जीरोस 1 2 3 4 5 6। सो 4 जीरोस के बाद 6 है, तो हम लिखते हैं 0.0000066 इंटू 10⁻⁻6, ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻5 और -6 हमारे पास है, तो इसको आप दोनों को ऐड करोगे तो -11 हो जाएगा, और यही हमारी जी की वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। ओके, तो अभी हम 7th क्वेश्चन करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में सेम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, बस वैल्यूज डिफरेंट है, तो आप इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम 7th की जगह अब 8th करेंगे। A distance between two masses is quadrupled. What will be the new force of attraction between them given the initial gravitational pull is 9.8? तो ये इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये m1 फोर्स है, ये m2 फोर्स है, और ऑब्जेक्ट m1 मास है, ये m2 मास है, और इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो जब इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो, तो फोर्स आता है 9.8 न्यूटन। अब इन्होंने सिनेरियो को चेंज कर दिया और डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया, 4d बना दिया।
अब फोर्स बताना कितना आएगा। तो इस सिनेरियो में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते तो ये आता G m1 m2 बाय डी स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 9.8 गिवन है ऑलरेडी। इस सिनेरियो में अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी इस केस में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा G टाइम्स m1 m2, डिस्टेंस है यहाँ पे 4d, तो 4d स्क्वायर, G m1 m2 बाय 16d स्क्वायर, और आप 1/16 को बाहर निकाल सकते हो और ये हो जाएगा G m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब जो ये हमारे पास आया है इसकी वैल्यू कितनी है 9.8, ये देखिए यहाँ पे। तो जस्ट क्या करना है 9.8/16 और हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.6125 न्यूटन। ओके, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है। ये वैल्यू थोड़ी वेरी कर सकती है, आप कैलकुलेटर इसमें कर रहे हो कितने डेसिमल तक लेते हो, बट अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो मीन्स आप सोल्व कर पा रहे हो। अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। सो 9th क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का मास गिवन है। मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इनको नॉर्मल ऑब्जेक्ट मान के ही चलिए, सिंपल कैलकुलेशन होगी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, और जो डिस्टेंस है वो गिवन है 10 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, सो 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। ओके, तो सिंपली जो फोर्स का वैल्यू रहेगी, फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का G m1 m2 बाय डी स्क्वायर। सो G की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 इंटू 9.1 -31 इंटू 1.67 10⁻⁻27 बाय 10⁻⁻9 स्क्वायर। तो आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू -11 -31 -27, और ये होगा -18, तो ऊपर आके प्लस का 18 हो जाएगा। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 9.1, so it comes out to be around 101.36 multiply 10⁻। जब आप इनको सोल्व करोगे 11 31 27 और ये 18 इसमें प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -51 न्यूटन। तो अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतना स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस कितना छोटा है बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, we don't consider gravity, we don't consider ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। ग्रेविटी के इफेक्ट को एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज वो फोर्स बहुत स्मॉल है और उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स होता है वही बहुत लार्ज हो जाता है। वो आप फोर्स कैसे कितना होगा वो आप हायर क्लासेस में जब आ जाएंगे वहां पे पढ़ेंगे।
तो अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन में गिवन है टू बॉडीज जिनके मासेस हैं 20 kg एंड 40 kg है सेपरेटेड बाय 10 मीटर। सो ये फर्स्ट बॉडी है, इसको हम बोल देते हैं ए, मास है 20 kg। ये सेकंड बॉडी है बी और इसका मास है 40 kg और इनके बीच का डिफरेंस है 20 मीटर। सो ये जो डिफरेंस है 20 मीटर। सो ये जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बोला गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी ए से कहाँ के ऊपर रखें कि कोई बॉडी सी जिसका मास 15 kg है, सो दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सी इज 0। कि हमें सी को रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पे सी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो। अब देखो सी को हम कहाँ पे रख सकते हैं, एक तो हम सी को यहाँ पे रख सकते हैं, एक हम सी को यहाँ पे रख सकते हैं और एक इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। तो पहले हम ये दो केस देखते हैं। जब सी को हम यहाँ पे रखेंगे तो जो ए इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज किसकी तरफ होती है, जिसने उसको लगाया है। तो जब ए सी पे फोर्स लगाएगा तो ए वाले फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये ए की तरफ से फोर्स है। और जब बी लगाएगा तो वो भी ऐसे ही होगा। तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल होकर 0 नहीं हो सकते, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं रख सकते। सिमिलरली जब यहाँ पे सी को रखेंगे तो बी की तरफ बी फोर्स लगाएगा इस पे तो ऐसे लगेगा, और ए लगाएगा वो भी ऐसे लगेगा। तो ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में एड अप हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होने वाले, तो यहाँ भी नहीं रख सकते। तो हमारे पास जो ओनली चॉइस बचती है कि हम सी को कहीं यहाँ पे रखें। इससे क्या होगा, जो बी फोर्स लगाएगा बी का फोर्स ऐसे लगेगा, ये लगेगा ए का फोर्स इस तरफ ए की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये वाले फोर्स को बोलेंगे, ये है सी, फोर्स ऑन सी बाय बी, और ये होगा फोर्स ऑन सी बाय ए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपको सी को कहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ से एक ऐसे नीचे लाइन ले आते हैं। तो हम ये डिस्टेंस को मानते हैं x, टोटल 20 है तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो हमें ये पता है कि ये वाला फोर्स इस फोर्स वाले फोर्स के बराबर होगा। तो हम निकालते हैं पहले फोर्स ऑन सी बाय ए। सी और ए के बीच का डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा g। ए का मास है 20, सी का मास कितना है 15 kg, तो सी आ जाएगा 15 बाय एक्स स्क्वायर। एफ सी बी, फोर्स ऑन सी बाय बी। सो यहाँ पे जी, बी का मास है 40 मल्टीप्लाई सी का मास है 15 और जो डिस्टेंस है 20 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इक्वेट करना तो इक्वल होने चाहिए। तो जी इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 15 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी 40 इंटू 50 20 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर रूट 1, एक्स स्क्वायर का एक्स बचेगा, 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 2, 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2x, 20 इज इक्वल टू इधर जाके प्लस में हो जाएगा रूट 2x प्लस एक्स। फर्दर कैरी आउट करते हैं 20 इज इक्वल टू
x को कॉमन लीजिए, √2 + 1 बाय x, और x आ जाएगा 20/1 + √2, और इसकी एम्पिरिकल वैल्यू आएगी 1 + √2 होता है 1.41, 20/2.41, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20/2.41 gives out to be 8.3 मीटर। तो आपको कहाँ पे रखना होगा उसको, ए से जो ये x की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 8.3 मीटर, और ये लगभग बचेगा 11.7 मीटर। ओके, सो यहाँ तक हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके आगे के लेक्चर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव की, जो क्वेश्चन का हमारा PDF है ये वाला इसकी। और एज यूजुअल अगर ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।